अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। IS 41 एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें ना कुछ डेफिनेशन समझ लें पहले। छोटा सा आईएस है, आसान सा आईएस है। कुछ डेफिनेशन समझ लें। और छोटा सा है चूंकि, तो इसलिए डेफिनेशन मैं बुक से ही करवा देता हूँ और बाकी फिर रिकग्निशन मेजरमेंट में बोर्ड पे बना दूंगा। डेफिनेशंस ये आ जाएं आप पेज 26th एडिशन है जिसके पास 701, और जिसके पास 27th एडिशन है बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड्स पढ़ लें क्या होता है। हाँ जी हैं। अच्छा, इज का मतलब होता है और अच्छा, लिविंग एनिमल और प्लांट। लिविंग बिजनेस ने क्या कुत्ते पाले होंगे क्या? लिविंग एनिमल क्या करने हैं उन्होंने? हैं? समझ नहीं आया? मैंने पूछा बिजनेस ने कुत्ते पाले होंगे, इसमें समझ क्या नहीं आया? बिजनेस के पास क्यों होंगे बायोलॉजिकल एसेट? तो एसेट है, एसेट। बायोलॉजिकल जिंदा है, तो बिजनेस ने क्यों जिंदा जानवर पाले होंगे? उनका बिजनेस है, जानवर खरीद के बेचते होंगे। हो सकता है, नहीं क्या हो सकता है। और अगर डेयरी फार्मिंग है इनकी, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, गाय भैंसें पाली होंगी, दूध लेते होंगे उससे, और फिर दूध के प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से हो सकता है कि गोश्त का बिजनेस हो। तो बिजनेस के पास जो जानवर या पौधे, अच्छा बायोलॉजिकल एसिड तब तक बायोलॉजिकल एसिड है जब तक जिंदा है। गया तो फिर वो गया, फिर वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं रहा। तो बायोलॉजिकल एसिड है जिंदा जानवर और एसिड। एक हो गई डेफिनेशन बायोलॉजिकल एसिड।
इसके बाद देखें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझाता हूं, पहले समझाऊं फिर पढ़िएगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक बिजनेस ने जिंदा दरख्त क्यों पाले में हैं? उनसे फल लेते होंगे तो उन क्या, तो उन दरख्तों से फल मिलता है। अच्छा जी, गोश्त वाले जानवर पाले हुए हैं, उनको ज़िबा करके गोश्त बेचते होंगे, उससे गोश्त हासिल होता है। डेयरी एनिमल्स हैं, दूध हासिल होता है। अच्छा, दरख्त पे वापस आते हैं, दरख्तों से क्या हासिल हो रहा है? फर्नीचर, मतलब लकड़ी मिल रही है ना, फर्नीचर थोड़ी मिल रहा है, दरख्तों से सोफे थोड़ी उतर रहे हैं, लकड़ी मिल रही है। तो दरख्तों से फल सब्जियां ये मिल रहे हैं। और कुछ दरख्त होते हैं जो उगते ही लकड़ियों के लिए, यानी उनकी लकड़ी ही इस्तेमाल होती है। जैसे खासतौर पे बांस है, तो वो बांस के तौर पे ही वो लकड़ी इस्तेमाल होती है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, देखा होगा कहीं। तो कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनसे लकड़ी ही उनका मिलने वाला प्रोडक्ट है, फल सब्जी, और जानवरों में गोश्त, दूध, खाल। तो ये जो बायोलॉजिकल एसिड से प्रोडक्ट हासिल हो रहा है उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जानवर को खत्म करना जरूरी है? डिपेंड करता है, मतलब जिंदा गाय से तो नहीं उसका पट उतार के ले जाएंगे, या वो है ना, रान रोस्ट करनी है तो गाय जो है 3 टांगों पे चल रही है, स्पेयर है उसके पास ले गए। तो गोश्त लेना है तो हाँ, जान खत्म करनी पड़ेगी। और अगर नहीं, दरख्तों से फल लेना है, दूध लेना है, तो फिर जानवर जिंदा रहेंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उन जानवरों और पौधों से हासिल होने वाला फल। अब वो फल क्या हो सकता है वो मैंने आपको मिसालें दी हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डेफिनेशन पढ़ लें, और ये डेफिनेशंस याद करनी है, एमसीक्यूज में काम आएंगी। अच्छा ये, हाँ, ये टॉपिक लेवल 1 टॉपिक है, एमसीक्यूज जितनी औकात है या शायद शॉर्ट क्वेश्चन जितनी औकात है, एमसीक्यूज के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी एमसीक्यूज में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बता दिया मैंने। हाँ जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक सवाल होना चाहिए था, नहीं हुआ, सोए में। या तो हार्वेस्टेड का क्या मतलब है? प्रोडक्ट हासिल करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कह रहे हैं। ये तीसरी चीज हार्वेस्ट की डेफिनेशन होगी एक। हार्वेस्ट, दरख्तों से फल तोड़ना ये हार्वेस्ट है। दूध देने वाले जानवर से दूध निकाल लेना हार्वेस्ट है। गोश्त निकाल लेना हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट इज द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसिड और द सेसेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड लाइफ प्रोसेस। अच्छा, इसी तरह से कुछ पौधे होते हैं जो पौधे ही कटते हैं फसल में, यानी गंदम है, वो पौधा ही कट जाता है, तो एसिड ही खत्म हो जाता है, या एसिड से वैसे ही फल तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, सब्जियां तोड़ लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। ये हार्वेस्ट है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेयरर प्लांट। बेयरर प्लांट पहले समझाता हूं फिर पढ़िएगा, उनमें है डेफिनेशन मिल गई। बेयरर प्लांट, बेयरर प्लांट समझाता हूं। अच्छा, अगर कोई यहां पर खानदानी जमींदार बैठा हो तो वो ज्यादा गहरे सवाल ना करे। आम का दरख्त है कोई यहां जमींदार? है नहीं, फिर इसका अच्छा है, मैंने तो कहा जो मर्जी बोंगियां मार लें। अच्छा चलो है। आम के दरख्त की कितनी को लाइफ होती है? फल देने वाली लाइफ, या फल देने के काबिल होने के लिए? अच्छा, वैसे अगर चाइना के नहीं, देसी आम मतलब चाइना के नहीं, 7 से 8 साल फल के लिए, और और फल की लाइफ 10-12 साल।
अच्छा, उसके बाद वो लकड़ी बेकार, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आम का दरख्त था, इस दरख्त की लाइफ 1 साल से ज्यादा, और उस दरख्त की जिंदगी का मकसद फल या लकड़ी? फल। और जब दरख्त की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी लकड़ी बस जलाने के काम ही आनी है, यानी उसकी लकड़ी कोई वैल्यूएबल चीज नहीं होगी। तो वो दरख्त जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, उसकी लकड़ी मेन प्रोडक्ट नहीं है, फल मेन प्रोडक्ट है। और एंड पे अगर जो उसकी लकड़ी बच गई बेकार होने के बाद, तो वो बस बेकार कूड़े के काम ही आनी है या जलाने के काम आनी है। अब बेरर प्लांट की डेफिनेशन पढ़ें। चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। बेरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आम का दरख्त ले आए दिमाग में, आम हासिल हो रहे हैं इससे। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, 10-12 साल तक वो फल देता रहेगा। एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड, मतलब बहुत कम चांस है कि उसका दरख्त मतलब लकड़ी एक प्रोडक्ट के तौर पे बिके। हाँ, हो सकता है कि कबाड़ में बिक जाए तो बिक जाए, लकड़ी की कीमत नहीं है। ये अंग्रेजी अब दोबारा खुद पढ़ के देखें। हाँ जी, 1 साल से ज्यादा लाइफ है, और जो उसे फल मिल रहा है वो भी 1 साल से ज्यादा तक मिल रहा है, और एंड पे उसकी लकड़ी जो है ना वो बस रेजिडुअल है, वो स्क्रैप ही है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन ही के नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, वो भी इसी के साथ ही जोड़ने इंपॉर्टेंट है। 2.3 के साथ ना तार जोड़ने 2.9 पे, 2.3 के साथ तार जोड़ने 2.9, ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा, ये भी एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट बात है। दी फॉलोइंग आर नॉट बियरर प्लांट्स, ये पढ़ के देखें, अंग्रेजी समझ आती? हाँ जी, पढ़ लेते तो फायदा होता। हाँ जी जमींदार साहब, कोई ऐसा दरख्त जिसकी फल भी होता लकड़ी भी बड़ी कीमती होती? अखरोट का दरख्त। और है आलू का दरख्त? चले फिर तो हम जो मर्जी कहें, तरबूज का दरख्त है, शहतूत का दरख्त। हाँ, शहतूत की लकड़ी भी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, पॉइंट नंबर ए का मतलब यह है कि वो दरख्त जो उगाए ही सिर्फ उसकी लकड़ी के लिए जा रहे हैं। प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी वो जो पौधे उगी इसलिए नहीं कि उनकी लकड़ी ही चाहिए, बांस होता है जैसे।
बी का मतलब यह है कि उसके प्रोडक्ट्स, उसके फल वगैरह भी हैं और उसकी लकड़ी भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अंग्रेजी समझना है तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल, लंबर लकड़ी को कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल क्या, ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड बोथ फॉर देयर फ्रूट एंड देयर लंबर। तो लकड़ी भी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट भी इंपॉर्टेंट है। और सी, एनुअल क्रॉप्स, जो सालाना फसलें होती हैं, गंदम, मकई। अब ये पौधे ही कट जाते हैं एक साल बाद और अगले साल फिर वो पौधे दोबारा निकलते हैं। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बेरर प्लांट्स नहीं है। ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट बात है। बेरर प्लांट, तीनों बातें रिपीट करता हूं। बेरर प्लांट क्या है? वो दरख्त जिससे मेन मकसद पौधे फल लेना है, एक साल से ज्यादा तक फल मिलेगा और एंड पे उस दरख्त की लकड़ी मेन प्रोडक्ट नहीं है। तीन मिसालें हैं जो बेरर प्लांट्स नहीं हैं। वो पौधे जिनकी मेन प्रोडक्ट ही लकड़ी है, वो पौधे जिनका फल भी मेन है और लकड़ी भी मेन है, और वो पौधे जो सालाना है। ये बेरर प्लांट नहीं होते। और जो बेरर प्लांट है ना, वो पीपीई होता है। यानी आम का दरख्त IS 16 में आता है। आम का दरख्त पीपीई है, प्लांट है ये। इसी दिन के लिए IS का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रखा गया था। तो जो बेरर प्लांट होता है ना, वो IS 16 में फॉल करता है। डेप्रिशिएट भी, अभी तो भैंसों की भी डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे हम। हाँ, अभी उनके काकों की खुशियां भी मनाएंगे सब, भी सब पूरा फैमिली टॉपिक है ये। तो बेरर प्लांट वो दरख्त है जिससे प्रोडक्ट मिलना है, उसका फल या सब्जी, लकड़ी नहीं। एक साल से ज्यादा चलेगा और उसकी लकड़ी अगर बिकी भी तो स्क्रैप पे बिकेगी। उसको कहते हैं बेरर प्लांट। वो IS 16 में फॉल करता है। अब आए स्कोप पे। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। ठहरे एक मिनट और, अभी नहीं, अभी स्कोप पे नहीं। दरख्त से फल तोड़ लिया, वो बिजनेस फल बेचता है, तो वो फल उसके लिए क्या होगा? एसेट तो होगा। कौन सा एसेट होगा? इन्वेंट्री होगा। अच्छा, और अगर वो बिजनेस उन फलों से जैम बनाता है, जूस बनाता है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होगा। इसी तरह एक बिजनेस है, वो गोश्त बेचता है, तो जब जानवरों से गोश्त हासिल कर लिया तो गोश्त उनके लिए क्या बन गया? इन्वेंट्री बन गई। दूध बेचता है, दूध हासिल कर लिया तो दूध क्या बन गया? इन्वेंट्री। तो IS 2 लगेगा उस पे। लेकिन IS 2 इन्वेंट्री, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या होती है? जितने की वो चीज हमें कॉस्ट करती है। IS 41 ने सिर्फ वो कॉस्ट बतानी है। दोबारा, जो प्रोडक्ट बिजनेस हासिल कर रहा है, जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कह रहे हैं, अब उसने इसको अपनी इन्वेंट्री कहना है। इन्वेंट्री ही डेबिट करेगा। लेकिन उस इन्वेंट्री को ये खरीद के ला रहा है। दरख्तों से फल तोड़ रहे हैं, खरीद के तो नहीं ला रहे। भैंसों से, गायों से दूध निकाल रहे हैं, खरीद तो नहीं रहे। गोश्त हासिल कर रहे हैं, खरीद तो नहीं रहे। तो वो जो प्रोडक्ट हासिल किया जा रहा है, वो खरीद तो रहे नहीं है। तो इन्वेंट्री डेबिट कितने से होगी? तो IS 41 ने सिर्फ इन्वेंट्री डेबिट की अमाउंट बतानी है बस। उसके बाद IS 41 ने ये नहीं बताना कि उस इन्वेंट्री को किस अमाउंट पे कैरी करना है। वो कौन बताएगा? वो IS 2 बताएगा। अब आए स्कोप पे। तीन बातों में से दो बता दी हैं, एक कुछ देर बाद बताऊंगा। स्कोप का मतलब है कि IS 41 किस किस पे अप्लाई हो रहा है। तो किस पे अप्लाई हो रहा है? देखें, बायोलॉजिकल एसिड्स, लेकिन बेरर प्लांट्स के अलावा। क्यों? बेरर प्लांट बेचारा किधर गया? IS 16 में। और किस पे? अच्छा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। यानी जब दूध हासिल किया है तो वो दूध किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? अच्छा, वैल्यू पे रिकॉर्ड होके बन वो फॉरेन इन्वेंट्री जाएगा। IS 41 ने सिर्फ उस पहली एंट्री की अमाउंट बतानी है, तो इसलिए इसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे अप्लाई हो रहा है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब ये MCQs में टेस्ट होने वाली बात है। और तीसरी चीज क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। वो भी थोड़ी देर तक आती है। तो इस IS ने बताना है कि बायोलॉजिकल एसिड्स की अकाउंटिंग क्या होगी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की उस पहली एंट्री में अमाउंट क्या होगी, ये बताना है IS ने। चलें, बस डेफिनेशंस बस इतनी थी। अब एक काम करें, ये MCQs में काम आएगी बात। हाँ जी,
इन दोनों में आपने कॉमन क्या किया है? डिफरेंशिएट तो चलो मैं बाद में करूंगा। बेरर प्लांट में कब लिखा हुआ है? हाँ, तो एनुअल क्रॉप बेरर प्लांट नहीं है, बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, बेरर प्लांट नहीं है वो। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा हो, दोबारा पूछो। अच्छा अच्छा, एक और ना बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मैंने ना ये आईएस से कॉपी पेस्ट किया था, ये आपको ना इसके दूसरे पेज पे मिलेगा शायद। ये भी एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ के नाम आपको समझ आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं, नहीं आए तो वैसे याद कर लें। मिल गया टेबल? अच्छा, इस टेबल को समझ लें क्या है। बायोलॉजिकल एसिड्स की एग्जांपल्स हैं, उनसे हासिल होने वाला एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मिसाल है, और फिर उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बाद में क्या बनता है वो उसकी मिसाल है। इसमें एमसीक्यूज इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये जो आखिरी कॉलम में लिखी हुई मिसालें हैं ना, इनमें से कुछ मिसालें और एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मिसाल एमसीक्यू में देके पूछा जाएगा, बताएं इसमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सा है। जैसे भैंस है, उससे दूध हासिल हो रहा है या खोया भी हासिल हो रहा है और मक्खन भी हासिल हो रहा है, और बटन दबाते हैं तो खोया आ जाता है, दूसरा बटन दबाते हैं तो मक्खन आ जाता है। हासिल क्या हो रहा है? अब उस दूध से कोई और प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह से दरख्त से सेब उतर रहा है, जैम नहीं उतर रहा है। इसी तरह से वो जो भेड़ है, तो वो बना बना स्वेटर भी निकल आएगा रेडीमेड है, उससे ऊन मिलेगी। अब उस ऊन से आगे फिर धागा और वो बनेगी बाकी चीजें। तो ये आप तीनों कॉलम्स पढ़ लें, दो तीन के अलावा बाकी अंग्रेजियां आ जाएंगी समझ। अच्छा, इस लिस्ट के नीचे ना पैराग्राफ में भी तीन नाम है, वो भी याद करिएगा। चार, टी बुशेस, ग्रेप वाइन्स, ऑयल पाम्स और रबर ट्रीज, ये भी चारों नाम याद करिएगा।
हाँ जी, पढ़ लें तो बात करूं। अच्छा, इसमें शीप, भेड़, वूल, ऊन, उस ऊन से फिर आगे धागा और वो कारपेट बन रहा है। ट्रीज इन अ टिम्बर प्लांटेशन, दरख्त, फेल्ड ट्रीज, फेलेड ट्रीज, कटे हुए दरख्त। फिर जब दरख्त काट लिए ना, अब वो कटे हुए दरख्त जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। फिर उनकी वो ऊपर से वो छाल उतार के फिर उनको शेप ठीक करके जो लकड़ी हासिल हो रही है वो आगे मजीद प्रोडक्ट है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। डेयरी कैटल, गाय भैंस बकरी, मिल्क दूध, चीज चीज, पिग्स, पिग्स, कारकैस, मरावा पिग, सॉसेज, वो जो आगे शवारमे में डालते होंगे, कॉटन प्लांट्स, कपास का पौधा। जब उससे कपास का फूल तोड़ लिया ना, तोड़ लिया, वो जो कॉटन का फूल है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद उससे आगे जो टेक्सटाइल मिल के अंदर धागे वगैरह बनने हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। शुगर केन, गन्ना। अब जब गन्ने की कटाई हो गई, वो जो कटाई होने के बाद वहां जमा करके रखे हुए ना, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद वो शुगर मिल में जाके उससे चीनी बनती है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तंबाकू के पौधे, बायोलॉजिकल एसिड, उनसे तंबाकू के पत्ते जब तोड़ लिए, ये जरूरी है, इन अगले आप तीनों चारों में देखेंगे ना, पिक्ड है। जब फल फूल तोड़ लिए तो वो तोड़ा हुआ फल फूल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद फिर उनसे जो जो बनना है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। रबर का दरख्त है, उससे जो वो रबर का वो जो गुई गुई सी चीज है वो उतर रही है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद जब उससे रिफाइन करके रबर बनेंगे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। और ये चार नाम जो नीचे लिखे हुए हैं ना, इनको याद कर लें। ये कौन से चार नाम? चाय के, अंगूर के, ऑयल पाम्स क्या होते हैं? सरसों, पाम ऑयल क्या होता है? पाम ऑयल सरसों होता है। हाँ, वो तो मस्टर्ड होता है। चले खैर, आपसे कौन सा कहा जाएगा, इनके तर्जुमा कीजिए। आपने तो नाम ही याद करने ना। तो ऑयल पाम्स और रबर ट्रीज, ये चार बेरर प्लांट्स हैं और ये IS 16 में जाएंगे। चलें ठीक है, हो गया जी। अब आगे इनकी अकाउंटिंग करते हैं। इनकी किनकी? बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिर्फ एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अच्छा, दोनों की ना मेजरमेंट भी इकट्ठी ही लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट अलग बताऊंगा, रिकग्निशन बहरहाल दोनों की इकट्ठी बता रहा हूं। रिकग्निशन बस, बाकी अंग्रेजी यहां बोर्ड पे लिखता हूं। वहां लिखी हुई है मिक्स, लेकिन मैं इसको अलग करके बताता हूं। किसी को लिखने की सुस्ती पड़ती हो तो बेशक वो वहां से देख ले, लेकिन मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। लिखें, एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज। अच्छा, अब जो आगे अंग्रेजी बता रहा हूं ना, रिकग्निशन, मेजरमेंट, ये सब कहीं ना कहीं बुक में लिखा हुआ है। 2 पेज का तो IS है, लेकिन मैं उसको अलग से हेडिंग्स देके लिखवा रहा हूं, इसलिए बेहतर है कि आप लोग लिख लें। एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल एसिड, क्या मतलब रिकॉग्नाइज? कर लेंगे, इनको रिकॉर्ड कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। शैल रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल एसिड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दोनों के लिए सेम गाइडेंस है। दोनों के लिए सेम गाइडेंस है। एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल एसिड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन, व्हेन एंड ओनली व्हेन, यानी सिर्फ और सिर्फ तब, व्हेन एंड ओनली व्हेन। अब आगे हैं 3 कंडीशंस।
आइए 16 की बचपन की कंडीशंस याद हो किसी को रिकग्निशन की? इट इज प्रोबेबल कि फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, और हाँ बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। लेकिन नंबर 1, इट इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल that future economic benefits, it is probable that future economic benefits associated with the asset, associated with the asset will flow to the entity. Next, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला था? हाँ, अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, अब ये चीज एडिशन हो गई। कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, ये तो हो गई वही आई 16 वाली चीजें। एक इसमें एक्स्ट्रा है, नंबर 3, the entity controls the asset, the entity controls the asset, the entity controls the asset as a result of, the entity controls the asset as a result of past event, the entity controls the asset as a result of past event। ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो रिकग्निशन होगी, हो गई रिकग्निशन। अच्छा, मेजरमेंट में बता रहा हूं पहले बायोलॉजिकल की। जो मैं रूल यहां लिखूंगा ना, ये इनिशियल के लिए भी है और सब्सीक्वेंट के लिए भी है। यानी जब पहले दिन भैंस खरीद के लाए हैं उस दिन एंट्री किस अमाउंट से होगी, और भैंस की सालगिरह वाले दिन या अकाउंटिंग ईयर एंड वाले दिन? हाँ जी, हैप्पी बर्थडे वाले दिन या ईयर एंड वाले दिन? ईयर एंड। तो पहले दिन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी, और ईयर एंड पे भी, दोनों पे सेम रूल लगेगा जी। नहीं नहीं, बायोलॉजिकल एसेट कह रहा हूं, भैंस ने नहीं जाना IS2 में, दूध ना IS2 में जाना है। भैंस तो बायोलॉजिकल एसेट है, वो तो IS41 में रहेगी। तो पहले दिन और ईयर एंड पे। अच्छा, भैंस तो चलो खरीद रहे हैं, तो वो जो भैंस को अल्लाह चांद सा टुकड़ा देगा काका, उसको किस अमाउंट से रिकॉर्ड करें? वो भी यही रूल बताऊंगा। यानी काके की एंट्री भी इसी दिन करनी है। इनिशियल से मुराद काका भी है भाई, वो भी हमारे बिजनेस का है ना, तो काका भी इतने से रिकॉर्ड होगा, और जो भैंस खरीदी है वो भी इतने से रिकॉर्ड होगी, और दोनों मां बेटा ईयर एंड पे कितने से रिकॉर्ड होंगे। तो ये बायोलॉजिकल एसेट्स की मेजरमेंट पहले दिन की भी और ईयर एंड की भी, तो इन दोनों के लिए हुक्म सेम है, बायोलॉजिकल एसेट अच्छा IS में तो लिखा हुआ है, आप बता दें जब मैंने ये कह दिया इनिशियल और सब्सिक्वेंट सेम रूल है, तो बस इतना कह दूं बायोलॉजिकल एसेट शैल बी मेजर्ड एट दिस, या ये कहूं कि इनिशियली भी एंड एट ईयर एंड भी? काफी है ना। तो बायोलॉजिकल एसेट शैल बी measured at fair value less cost to sell।
जैसे कॉन्सेप्चुअली एनआरवी होती है ना, एनआरवी, तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो बायोलॉजिकल एसेट को पहले दिन भी और हर ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इस पे फिर गेन लॉस भी आएगा, तो वो जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। तो बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली भी और बाद में भी, मतलब हर ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। अच्छा, इस बात की ना, यानी बायोलॉजिकल एसिड की मेजरमेंट की एक एक्सेप्शन है। अगर किसी वजह से, लिखवाता हूं अंग्रेजी, अगर किसी वजह से उस जानवर की या दरख्त की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता चल पा रही, तो फिर कॉस्ट मॉडल चल जाएगा, फिर वो डेप्रिशिएट भी हुआ करेगी। यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड लगेगी यूजफुल लाइफ, तो उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो लिखे अंग्रेजी, इफ fair value less if fair value less cost to sell if fair value less cost to sell cannot be measured reliably, if fair value less cost to sell cannot be measured reliably, then the asset shall be measured, then the asset shall be measured at cost less accumulated cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss। इसी में चल रहा है आगे। once fair value of such asset becomes reliably measurable, यानी अब फेयर वैल्यू पता लगना शुरू हो गई है। once fair value of such assets becomes reliably measurable, then it shall be measured at fair value less cost to sell। अच्छा, मैं ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भी एक अंग्रेजी लिखवा दूं, फिर दोनों के इकट्ठे कराता हूं सवाल। तो उनकी कॉस्ट 0 होगी, 0। जब फेयर वैल्यू पता लगेगी तब रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे।
measurement of agriculture produce. Agricultural produce shall be measured at the time of harvest. अच्छा, इसमें कोई सब्सिक्वेंट तो है नहीं, तो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट दूध कितने से डेबिट होगा? है shall be measured at the time of harvest at its fair value less cost to sell. Any resulting gain, अच्छा गेन ही होगा, वैसे लॉस तो होगा नहीं, लेकिन बस अंग्रेजी कंप्लीट करने के लिए लॉस लिख रहा हूं। इसमें कौन सा गेन लॉस आ गया भाई? है, मैं कह रहा हूं गेन लॉस shall be recognized in P&L। इसमें कौन सा गेन लॉस आ गया? है, घास ज्यादा खा लिया होगा, दूध कम दिएगा। हाँ जी, हाँ, मार्केट प्राइस बढ़ गई कम हो गई तो मसला ही नहीं है, हमने कौन सा भैंस को पैसे देने हैं? दूध डेबिट और कुछ भी नहीं क्रेडिट, तो P&L क्रेडिट। फल तोड़ने हैं, फल इन्वेंट्री डेबिट और कुछ भी नहीं क्रेडिट, P&L क्रेडिट। तो इसलिए जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गेन ही गेन आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो हार्वेस्ट करने पे खर्चा आ रहा हो तो लॉस भी हो सकता है, वरना मोस्टली गेन ही होगा, वरना तो बिजनेस बना करें। हाँ, हो सकता है कि जो दूध निकाला वो दूध ही खराब था, यानी उसी वक्त ही पता चल गया दूध खराब है, अब उसको फेंकने पे खर्चा करना पड़ेगा, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही नेगेटिव हो गई, फिर जरूर है लॉस है, अदरवाइज ये गेन ही गेन होगा। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड होगा और उसका क्रेडिट P&L में जाएगा। चलिए अब कराता हूं सवाल। मेजरमेंट बस इतनी है, खत्म। अब एक छोटी सी चीज आएगी, गवर्नमेंट ग्रांट और इसके डिस्क्लोजर, दैट्स इट। सवाल कराता हूं, नोटेड? चलें जी, सवाल लिखें। ऑन 1 मई नहीं, 1 मई नहीं, 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 2022, ऑन 1 जनवरी 2022 40 cows were purchased at a price of कितने की आ जाती गाय? हैं, 6 लाख की? चले हमारी मर्जी, 25,000 रुपए, एट अ प्राइस ऑफ 25,000 ईच, एट अ प्राइस ऑफ 25,000 ईच। all these animals were अच्छा, गाय की टीनेज कब गुजरती है, मतलब जवानी कब आती है? हैं, कितने साल की गाय जवान होती है?
13 साल, 13 महीने। अच्छा, चलें, ऑल दीज एनिमल्स वर 2 years old at the time of purchase. 2 years old at the time of purchase. Relevant government department, relevant government department charges a levy of levy, LEVY, ड्यूटीज समझ लें, 2%, 2% at the time of purchase to buyer and a levy of 4% at the time of sale to seller. यानी जब जानवर बिकता है तो गवर्नमेंट वाले 2% बायर को चार्ज करते हैं और 4% सेलर को चार्ज करते हैं. फेयर वैल्यूज of cows, fair values of cows are as follows. कब खरीदी है? 22. कितने की खरीदी है? 25,000 की. मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 22 और 31 दिसंबर 23. हाँ जी, नोटेड. फर्स्ट
जनवरी 22 को बायोलॉजिकल एसिड लिख लें वो भी ठीक है, काउज लिख लें वो भी ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड कितने से डेबिट है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। 1 जनवरी को कितनी उम्र वाली जानवर खरीदे हमने? यानी 1 जनवरी ये 26,500 लेना है। अच्छा 26,500 है फेयर वैल्यू। लेस कॉस्ट टू सेल कैसे बनाए इसको? 4% कॉस्ट टू सेल। अच्छा अभी बेची नहीं है गाय, अभी तो खरीदी है हमने, लेकिन रिकॉर्ड कितने पे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जब बेचेंगे तो खर्चा होगा, अभी नहीं बेच रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करना है। तो 4% सेल करते हुए खर्चा होना है, तो 0.96। और कितने जानवर हैं? 40। अभी हमने बेची नहीं है, अभी खरीदी है, लेकिन फिर भी इनको डेबिट कितने से करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कितना आ गया? 101,7,6,00। बिल्कुल हम बायर हैं। एसिड कितने से डेबिट करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हम अभी खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, फिर भी एसिड कितने से डेबिट करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पैसे जेब से कितने जाएंगे? हां अब बायर बन के सोचना है, कैश जेब से कितना जा रहा है? कितने की खरीद रहे हैं? 25,000 और साथ ना 0.98 नहीं, मजीद जेब से पैसे जा रहे हैं ना। देखें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बेचने वाले को बेच के पैसे मिलेंगे और उस पर टैक्स पड़ेगा, तो नेट खरीदने वाले ने पैसे भी देने, टैक्स भी देना है, तो ये। अच्छा अभी खरीद रहे हैं हम, लेकिन खरीदने का ताल्लुक इससे है कि पैसा जेब से कितना जा रहा है, एसेट कितने से डेबिट करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये कितना बना जी? 1020। और अब ये इनिशियल मेजरमेंट पे भी गेन लॉस आ गया, गेन आ गया, कितना लॉस आ गया है? लॉस आ गया ना 2400 P&L। है? अच्छा ये ले मैं बढ़ा देता हूं उसको, मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा तो गेन हो जाएगा। मेरी मर्जी थी 26,500, 30,500 लिख लें, आ जाएगा गेन। वो तो डेटा था ऐसा, गेन आ जाएगा। खरीद ली गए। अब उसके बाद जब ईयर एंड आएगा तो अब गाय को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। 31 दिसंबर पे कितनी हो गई फेयर वैल्यू? 27,800। गाय उतने की रहेगी, गाय ने बड़े नहीं होना। अब गाय 3 साल की हो गई है, भाई गाय ने बड़े भी तो होना है ना, तो गाय अब 3 साल की हो गई है ये, तो अब इसको 34 पे लाना है, और गेन हो रहा है कितना? कितना? अच्छा चूंकि अब भी ये सेम ऐसे ही रहेगा, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि 3400 26.5 का डिफरेंस ले लें। कितना बना? तो गेन हो रहा है ना, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट। कितना गेन हो रहा है? 7500। तो 7500 को 0.96 कर लें। ये सही है या गलत हो गया कुछ? दोनों के साथ 0.96 ही होना था, तो मैंने डिफरेंस से 0.96 कर लिया, इनटू 40 288, और ये सारा गेन हो गया, ये P&L में आ गया।
अब 31 दिसंबर 23, अब कितना हो गया? 44। 1 साल और बड़ी उम्र हो गई गाय की। तो अब 10,000 रुपए गेन हो गया। दस हजार इंटू 0.96, 384। लेच जी जी। अच्छा, क्या नहीं लिखा था? हाँ, लिखा है ना यार। इससे पिछला पॉइंट पढ़ो ना। इसका मतलब मुझे लिखवा देना चाहिए था, इसे लिखा देना चाहिए था फिर। मैंने पूछा भी था। नहीं, वो क्या ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड्स इनिशियली भी सब्सिक्वेंट भी सेम रूल है। बायोलॉजिकल एसिड शैल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेकिन हाँ, नहीं नहीं, मुझे बात नहीं समझ आई। हाँ, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना, गेन लॉस आएगा क्यों? वैल्यू चेंज होने की वजह से आएगा। बायोलॉजिकल एसिड खरीदते हुए या पैदा होते हुए हमेशा डेबिट होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। कैश कितने से क्रेडिट होगा? जितने का खरीद रहे होंगे। ये हो गई इसकी इनिशियल मेजरमेंट। फिर उसके बाद ईयर एंड पे भी मेजरमेंट यही होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ऐसा करने से जब भी गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। हाँ जी, और सवाल? कोई एतराज? चलें, अभी तो खरीदे थे, अब काके भी कर लेते हैं और मार भी देते हैं और बेच भी देते हैं। और लिखें सवाल। ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई 22, ऑन 1 जुलाई 22, 30, अच्छा 30 अलग है, और अब आगे बोलने लगा हूं 2 years old। 32 नहीं बोला मैंने, 30
2 years old. Cows were purchased. Cows were purchased at a price of 40,000 each, 40,000 each. On 30th September, three cows died. On 1st जनवरी 23, कितनी मर गई थी? 3। कोई बात नहीं, अल्लाह ने बाकियों को चांद से काके दिए हैं। ऑन 1st जनवरी 23, 5 calves were born. Babies were born. चले, cow babies were born हैं जी। काफ सिंगुलर होता तो मैंने प्लूरल कह दी, calves। 5 calves were born. CALVES were born. On 1st, ये काके कब हुए? 1st जनवरी। ऑन 1st मार्च 23, हैं? कितने जालिम इंसान है यार, ये जहन में ऐसी बातें आती कैसे हैं? वो तो मर गई बेचारी है, वो बच्चे मारने पे तुला हुआ। चलो बेच देते हैं, मारते नहीं है। ऑन 1st मार्च 1 calf and 4 cows were sold at a price of, एक काका बेच दिया और 4 बड़े बेच दिए एट अ प्राइस ऑफ, कितने का बेच दें काका? तीन महीने का हो गया, अब ठोस गदा खाने लगा है, तो इसको बेच देते हैं 12,000 का, एज अ प्राइस ऑफ 12,000 फॉर काफ एंड 50,000 ईच फॉर काउ। 12,000 का काका बेचा और 50,000 के चाची औरी बेच दिए। अच्छा जी, काका भी हो गया, मार भी दिया, बेच भी दिए, चलें बस ठीक है। फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज। फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज। खरीदे कितने के थे? नहीं, उम्र 2 साल। फर्स्ट जुलाई 22 और 1
जनवरी 23 और 30 जून 23। काका कितने का कर लें? हैं? चलो 8,000 का, 9,000 और 10,000 और 6 महीने का 11,000, 13,000 और 16,000। 2 साल का 42,000, 45,000 और 49,000, 48,000, 52,000 और 57,000। हाँ जी, ये नोटेड। मुझसे रिक्वायर्ड है, बल्कि हाँ, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट 500 रुपए पर एनिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, ₹500 पर एनिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। और रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 23। फर्स्ट जुलाई 22 को काउस खरीदी, कितनी? 30। एक कितने से डेबिट होगी? फर्स्ट जुलाई 22 को 2 साल वाली 42, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 41,500 पे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और इनटू कितनी गायें हैं? 30 जी, 1245,000। कैश जेब से कितना जा रहा है? खरीद कितने की रहे हैं? 40 की, तो जेब से जा रहे हैं 40 इंटू 30, 1200, तो 45,000 का हो गया गेन। हाँ जी, फिर क्या हुआ? 30 सितंबर को 3 गायें गईं। अच्छा, अब जब गईं तो क्रेडिट कर देंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कब कब अपडेट करना है? हर खुशी गमी के मौके पे नहीं, सिर्फ पहले दिन और हर ईयर एंड पे। अब इनकी यहां पर मैयत रख के यहां पर फेयर वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, तो जितने पे बुक्स में रिकॉर्डेड है बस वही रिकॉर्डेड है। कितने पे रिकॉर्डेड है? तो 41,500 पे रिकॉर्डेड है, उसी से क्रेडिट कर दिया। 3 कितने?
जितने भी बुक्स में रिकॉर्डेड है उसी से निकाल दिया, अपडेट नहीं करना उस दिन बैठ के। अब 124500, अच्छा ठीक है। और पी एंड एल डेबिट, नहीं समझ आया? फिर क्या हुआ? फिर छोटे छोटे से काके हुए। 1 जनवरी 23, छोटे छोटे से काके, छोटे छोटे से। हैं? 30 जून है ना, तो ये दन्ने मुन्ने से काके डेबिट हो गए। कितने से हैं यार? अब इतना ही है ना, और क्या डायनासोर कर लेंगे ये लो। चलो यार, क्यूट भी तो फिर है ना, ऐसे तो नहीं करो। अच्छा, अब ये जो क्यूट से काके आए हैं, एक कितने का? 1 जनवरी की बात है ना, 9,000, लेकिन हम लिखेंगे 8500। अच्छा, अभी तो पैदा हुआ, अभी बेच दें? बेच नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करना है, तो ये 8500 पे ही होगा। कितने काके हैं? 5। हाँ जी, 42500 पी एंड एल क्रेडिट। अब क्या हुआ? बेच भी दिए। कब? 1 मार्च को। अच्छा, जितने से बुक्स में मौजूद है उतने से ही बुक्स में से निकलेंगे। तो एक काका बेचा है, कितने पे था बुक्स में? 8500 पे। एक ये बेचा है, ये 8500 से गया। और बड़े कितने बेचे? 4, वो बुक्स में 41 पे थे। बड़े हो गए हैं ये, लेकिन अपडेट इनको ईयर एंड पे ही जाके करना था। 4, तो एसेट कितने से क्रेडिट हो गया? 174। कैश कितना मिल रहा है इनके लिए? अच्छा, आप देखें यहां पर, इधर ये खरीदा था, तो मैंने यहां कॉस्ट टू सेल नहीं ली थी, ये तो खरीद रहे थे ना। अब बेच रहे हैं, बेच कितने का रहे हैं? काका कितने का है? 12, यानी 11,500। बड़ा कितने का? 50, यानी 49,500। बेचते हुए खर्च होगा 500। 209500, और ये हो गया कितना? 35,000। अब इसके बाद 31 नहीं, 30 जून 23, गेन या लॉस है वो रिकॉर्ड करना है। आप लोग करें कैलकुलेट, गेन लॉस कैलकुलेट करें। ईयर एंड पे जितने जानवर मौजूद हैं उन पे गेन लॉस कैलकुलेट करना है। ईयर एंड पे देख लें कितने जानवर हैं, उन पे गेन लॉस कैलकुलेट करना है।
पता नहीं, देखता हूँ। हाँ जी, डन। अच्छा, ईयर एंड पे कितनी नफरी मौजूद है? गाय कितनी है? 23। 3 मर गए थे और 4 बेच दिए, 23। अब वो जो 23 काउज हैं, अब ये ईयर एंड पे कितनी उम्र वाले हैं? 3 साल। यानी ईयर एंड पे इनको लाना है 57 माइनस 500। और हमारी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है पहले? 41,500। तो इनको लाना है 56,500 पे। 41,500 से इंटू 23, कितना गेन? 345,000। और काके कितने हैं? 4। अच्छा, अब ये जो यंग हैं, ये अब कितने के हो गए? उम्र कितनी हो गई इनकी? अब ये आधे साल के हो गए हमें। अब हमने देखनी है ये वाली फिगर। तो 16,000 यानी 15,500। तो 15,500 पहले कितने पे हैं? 8,500 इंटू 4, 28,373 ये निकल आया गेन। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट 373,000। हाँ भाई, ये फिगर ना निकली होगी, चीजें बताएं क्या मसला है? सबसे सब सही है, सब। बस ये इतना ही है ब्रेक। अच्छा,
हैं जी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा सवाल और ही करा दूंगा। हैं? कितनी देर का रह गया? हाँ, ना कराऊं? चल एक छोटा सा सवाल लिखे हैं, छोटा सा सवाल। on first on 1st जुलाई on 1st जुलाई 2022 50 cows were purchased. 50 cows were purchased at a price of 60,000 60,000 each. On 31st July, 10 cows were slaughtered. 10 cows were slaughtered and कितने को किलो गोश्त निकाल लें? गाय से कितना को गोश्त निकल आएगा? 50 मन? डायनासोर की है सिवा? नहीं, एक में से कह रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। 200 कितनी गाय की हैं? 10। 200 किलो, 2000 किलो। चलें, 2000 kg were slaughtered and 2000 kg meat 2000 kg meat was obtained. Fair value of meat at the time of slaughter. Fair value of meat at the time of slaughter was कितने रुपए किलो? चलें 800 रुपए किलो, 800 per kg. Meat was actually sold on 5 दिन बाद कर लें, कितने? कब निकाला गोश्त? 5 अगस्त कर लें। सोल्ड ऑन 5 अगस्त फॉर 850 पर केजी। मुझसे रिक्वायर्ड है एंट्रीज।
कोई मुश्किल तो नहीं सवाल में? फर्स्ट जुलाई 22 को गाय खरीद लिए। काउस भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल एसिड्स भी लिख सकते हैं, काउस डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं बताया फेयर वैल्यू तब कितनी थी, तो बस फिर उतनी ही थी। कितनी? 60,000 इंटू 50। फिर 31 जुलाई को गाय हो गई ज़िबा, तो काउज हो गई क्रेडिट। कितनी? 10। तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख। डेबिट क्या होगा? इन्वेंट्री। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। कितने किलो निकला? 2000 किलो इंटू 800 का एक। जी, तो ये चला गया P&L 10 लाख। फिर 5 अगस्त को बेच दी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने की बेची? 2000 किलो इंटू 850, 17 लाख। और इन्वेंट्री बन गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। चल अभी 77 बस। ओके, हाँ जी 77।